ਬਣਾਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.kanchiradio.com ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ। तो अज मौका मिलिया एक बार फिर लॉकडाउन तो बाद लॉकडाउन तो हम मोरलेस फिनिश हो गया, मौका हुण मिलिया है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਮੋਰਲੈਸ ਡਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟੋਟਲ ਡਿਕਲਾਈਨ, ਇਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰ ਸਪੀਚ, ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। If we keep on doing what we're doing, we're going to keep on getting what we're getting. So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। So you see the headline. So ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 1993 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2022 ਤੱਕ। ਐਵਰੀ 5 years ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਰਟ ਹੈ ਐਵਰੀ 25 ਸਾਲ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ BSP ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਦ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸੋ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ 67 ਸੀਟਾਂ, 96 ਵਿੱਚ 67 ਸੀਟਾਂ, 2002 ਵਿੱਚ 98, ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 206 ਐਵਰੀ 5 years। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2007 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 50%, 403 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ BSP ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੀਏ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਡਿਕਲਾਈਨ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 80, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 19, इस साल सिर्फ तो सिर्फ एक सीट रहेगी। अभी हमारे साथ इस बातों का उल्लेख जो करेंगे दिनेश कुमार जी हैं, जो कि आगरा से है, दिनेश कुमार गौतम जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें और रोशनी डाल के जो हमारा समाज जो सा भटक गया है, हमारा समाज जो भूल गया है, हमारा समाज जो धरातल पे आ गया है, उसको किस तरीके से हम ऊपर उठाएंगे, किस तरीके से हम ऊपर उठा सकते हैं, हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है, हम कैसे आगे चल सकते हैं, इसके ऊपर रोशनी डालें दिनेश कुमार गौतम जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कांसी रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय GC सलहान साहब ने मुझे बोलने का, अपनी बात कहने का इस मंच पर मौका दिया है। मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम कहता हूं। आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक पर चर्चा करने की ये जो आज मन बनाया है और कांसी रेडियो ने, सलान साहब ने, ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है कि बहुजन समाज पार्टी का पतन क्यों हुआ है, डाउनफॉल ऑफ बहुजन समाज पार्टी। ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ सभी साथियों को, सम्मानित महानुभावों को, कि ये बहुजन समाज पार्टी में जो डाउनफॉल आया है ये यकायक नहीं है। एक बहुत बड़ी एक षड्यंत्र कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये 30 वर्ष का षड्यंत्र का हिस्सा है जो डाउनफॉल है। क्योंकि हम लोग साहब कांसीराम जी से सन 84 के समय से, क्योंकि मैं बहुत छोटा जरूर था लेकिन समझदार था, और 84 के समय से ही मैं बहुजन समाज पार्टी में एज ए वर्कर काम शुरू कर दिया था। तो 84 से लेके अब तक के जितने भी घटनाक्रम हैं उन पर मेरी बड़ी पैनी नजर रही है और मुझे पूरी जानकारी है। 89 में मायावती जी को पहली बार पार्लियामेंट में मानवर कांसीराम साहब ने भेजा। पूरे देश के लोगों से आर्थिक सहयोग लेकर के मायावती को
पार्लियामेंट भेजा, मायावती के पास खुद पे कोई एक रुपया भी नहीं था खर्च करने के लिए। साहब काशीराम जी ने अपनी पूरी हर तरीके की जो शक्ति थी वो सब लगा करके मायावती को पार्लियामेंट भेज दिया। लेकिन उसके बाद 90 के बाद जो है हाउस भंग हो गया और 91 में दोबारा से चुनाव हुआ। तो इटावा से मान्यवर काशीराम साहब पार्लियामेंट गए, मायावती बुलंदशहर से चुनाव हार गई और उनकी कुछ ऐसी घटना हो गई कि वो जेल चली गई। तो मायावती ने उसको ब्लेम काशीराम साहब को कर दिया कि काशीराम ने मेरे साथ ये लाखा जो लगा दिया था, इस वजह से मैं चुनाव हार गई और तुम चुनाव जीत गए। तो काशीराम साहब ने, आप लोग पंजाब के साथ ही इसमें जुड़े हुए हैं, होशियारपुर की पार्लियामेंट बहुत मजबूत सीट है, उससे मायावती को 1992 में जनवरी फरवरी में जो चुनाव हुआ था वहां लड़ाया था और वो चुनाव मायावती ने खुद लूज किया। काशीराम साहब ने पूरी तैयारी के साथ वो चुनाव लड़ाया, पूरा पैसा खर्च किया, लेकिन मायावती ने वो चुनाव लूज किया और खुद ही चुनाव हार गई। उस दौरान मान्यवर को बहुत तकलीफ हुई और वो मान्यवर काशीराम साहब मायावती से बीएसपी से छुटकारा दिलाना चाहते थे, मायावती को हटाना चाहते थे, लेकिन हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने मायावती को बचाया और मान्यवर काशीराम साहब से लड़ गए। जो मान्यवर काशीराम साहब से लड़ गए उन लोगों का आज पार्टी में भी और उनका व्यक्तिगत अस्तित्व मायावती ने नहीं छोड़ा है। मतलब मायावती के लिए जो लड़े और उनका अस्तित्व मायावती ने खत्म किया। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो वहां से शुरुआत हुई, कांशीराम साहब ने एक बहुत बड़ा आरएसएस का, बीजेपी का बहुत बड़ा षड्यंत्र एक तरीके से डैमेज कर दिया था 93 में। 93 में काशीराम साहब ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बना करके सपा बसपा का जो गठबंधन किया था उससे बीजेपी और आरएसएस पूरी तरीके से टूट गई थी। मनुवाद पर बहुत बड़ा अटैक, एक बौद्धिक अटैक मान्यवर काशीराम साहब ने करके इस देश का जो बहुजन समाज है, ओबीसी वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, एससी, ओबीसी, एससी, एसटी और रिलीजियस माइनॉरिटी, इनको वास्तविक एक माला में पिरो करके एक बहुजन समाज बना करके काशीराम साहब ने 93 की सरकार तो उत्तर प्रदेश की बनवा दी, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनवा दिया, लेकिन उसके पीछे 96 काशीराम साहब का एक अंडरस्टूड एजेंडा उसमें छुपा हुआ था। मान्यवर काशीराम साहब 96 में भारत देश की सरकार में हिस्सेदार बनना चाहते थे। ये बात ब्राह्मणवादी मनवादी लोगों को पता थी। उन्होंने मायावती को अपने तरीके से हैंडल कर लिया और जैसा कि अभी अशोक जी ने बताया था कि 1995 में सपा बसपा गठबंधन टूटा, तो सपा बसपा गठबंधन जो टूटा, आरएसएस बीजेपी ने तोड़वाया, उसमें जिस तरीके से मायावती को आरएसएस बीजेपी ने इस्तेमाल किया, उसी तरह मुलायम सिंह के परिवार में शिवपाल यादव को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। इधर तो मुलायम सिंह की फैमिली में शिवपाल यादव को इस्तेमाल किया, इधर बहुजन समाज पार्टी में मायावती को इस्तेमाल करके उन्होंने 95 का जो गठबंधन तोड़वाया। तो 96 में जो काशीराम साहब करना चाहते थे वो षड्यंत्र उन्होंने करके काशीराम साहब का 96 का प्लान कैंसिल कर दिया, एक तरीके से डैमेज कंट्रोल कर दिया। जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने बीजेपी आरएसएस का प्लान डैमेज कंट्रोल किया, जो उन्होंने मस्जिद तोड़ करके हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कोशिश की, मान्यवर काशीराम साहब ने 93 में उनको डैमेज कंट्रोल किया। तो अपना प्लान 96 में भारत सरकार में हिस्सेदार बनना चाहते थे, वो उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर दिया मायावती को इस्तेमाल करके। कहानी वहीं से शुरुआत हुई और जैसे ही धीरे धीरे मायावती को बीजेपी आरएसएस अब समय समय पर ताकत देती रही, फिर काशीराम साहब ने 2004 के लिए एक प्लान तैयार किया कि 2004 में हम लोग देश की सरकार में हिस्सेदार बनेंगे और पूरे देश के जो लीडरान हैं, एससी के जितने भी, एसटी के लीडरान थे, उनके साथ साथ ओबीसी के जितने भी लीडरान थे, उनसे सबसे बैठ करके बात हुई, प्लान हुई। 2004 में बहुत सारे बड़े लीडरान अन्य पार्टियों में जो काम कर रहे थे वो बीएसपी में शामिल होने की तैयारी हुई। तो मायावती को जब ये पता हुआ तो मायावती ने आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस से एक तरीके से आंतरिक गठबंधन करके उनको ये पूरी प्लान बता दिया और उनसे मदद लेकर के कि कांशीराम तुम्हारा सबका बेड़ा गर्क ऐसे ही कर देगा जैसे 93 में तुम्हारा किया है, या तो मेरी मदद करो। तब आरएसएस, बीजेपी और अन्य मनुवादी संगठनों ने कहा कि हम कांशीराम को नहीं, मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे।
तो मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने का जो लालच तो दे दिया, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने का उनका कोई प्लान नहीं था, बस लालच देना था। मायावती उस लालच में फंस गई और उन्होंने काशीराम साहब का बना बनाया सारा खेल बिगाड़ के, और वो खुद आज बहुजन समाज पार्टी का पूरा पतन खुद अपने हाथों से कर चुकी हैं। ये 2002 में सतीश मिश्रा जो आज देख रहे हैं, ये 2002 में आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी की जो आंतरिक मीटिंग हुई थी मायावती के साथ, सतीश मिश्रा को 2002 में मायावती के साथ एमएलए के इलेक्शन से पहले, पंजाब और यूपी का जो इलेक्शन हुआ उससे पहले ही सतीश मिश्रा को मायावती के साथ सेट कर दिया गया और उसी षड्यंत्र के तहत फिर चुनाव हुआ। आपको पता होना चाहिए कि कांशीराम साहब दिल्ली छोड़ करके जालंधर लंबे समय तक, पंजाब के लोग साथ जानते हैं, बहुत लंबे समय तक पंजाब में रहे और पंजाब से ही अन्य राज्यों में जाते आते रहे। लगभग 18 महीने काशीराम साहब दिल्ली नहीं रहे। ये काशीराम साहब को पता हो गया था कि मायावती मेरे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र करके मनुवादियों से मिलकर के कोई मतलब जानलेवा भी षड्यंत्र कर सकती है, इसलिए काशीराम साहब मायावती से बचने लगे। जब ये मायावती को पता हो गया कि कांशीराम को मेरा षड्यंत्र पता हो गया है, तो वो 2002 से ही लेकर के कांशीराम साहब को अपने जाल में फंसाना चाहती थी और लास्ट में उन्होंने 2003 में षड्यंत्र करके हैदराबाद से उनको अस्पताल में करके और 3 साल तक जिस तरीके से बंधक बना करके कांशीराम साहब को एक तरीके से बंधक बना करके 3 साल तक हर रोज मौत दी। उस मौत का हम लोगों को, आप लोगों को, पूरे देश के बहुजन समाज को इतना, आज भी जब ये 3 वर्ष की जो कैद हम लोगों के सामने आती है तो हम लोगों की रूह कांप जाती है। हम लोग सहज मतलब अपने आप में बड़ा अजीब सा महसूस करने लगते हैं कि कांशीराम साहब को 3 वर्ष तक बंधक बना करके मौत दी गई और मायावती ने ये सोचा कि बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस ये सब मिलकर के मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मायावती को उन्होंने सिर्फ यूज किया। आज यूज करके, यूज एंड थ्रो करके, नींबू में से जैसे वो निचोड़ देते हैं और आज नींबू निचोड़ने के बाद वो फेंक दिया जाता है, ऐसे ही मायावती को आरएसएस, बीजेपी ने यूज करके एक तरीके से यूज एंड थ्रो कर दिया है। लेकिन वो मायावती की सुरक्षा भी अभी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर मायावती कहीं बहुजन समाज के अंदर आ जाती है और दबाव में आ गई तो हमारा भांडा फूट जाएगा। तो भांडा तो उनका भी फूट चुका है और मायावती का भी भांडा फूट चुका है। आज बहुजन समाज पार्टी को मायावती ने इस मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है कि अब स्वयं काशीराम साहब होते तो बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता। ऐसे हालात पैदा कर दिए। मैं आपको कुछ पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि कांशीराम साहब के साथ सबसे पहला तो मायावती ने कांशीराम साहब के साथ गद्दारी की, जैसे मैंने आपको बताया। फिर मायावती ने सिद्धांत के साथ गद्दारी की, जैसा कि अशोक जी ने अभी बताया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2007 के चुनाव में हम लोग, जैसा भी अशोक जी ने बताया, हम लोग कांशीराम जी के एक भरोसेमंद कार्यकर्ता हुआ करते थे, हम जैसे लाखों लोग थे। लेकिन ये 2007 के चुनाव में हम लोगों ने मायावती की बहुत सारी कमियां थी, उन्हें इग्नोर करते हुए हम सभी लोग लग गए और बीएसपी को बहुमत दिया। मायावती ने जैसे ही बहुमत में आने के बाद 2007 का चुनाव खत्म हुआ, मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने सबसे पहले तो पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगवाए कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार। और दूसरा, सूचना एवं जनसंपर्क डिपार्टमेंट है यूपी गवर्नमेंट का, उसके माध्यम से बहुत सारे वो मैसेज छपवा के बंटवाए। इसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बैनर से पेरियर साहब का चित्र हटवाया। ये मैं बताना चाह रहा हूं, 2007 की सरकार बनते ही पेरियर साहब का चित्र होर्डिंग से, बैनर से, सबसे हटवा दिया। और ये आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि काशीराम साहब को ये बात पता हो गई 2003 और 2002 से 2003 के बीच में जो सरकार थी। परिवर्तन चौक एक लखनऊ के अंदर है, परिवर्तन चौक एक लखनऊ के अंदर है। उस परिवर्तन चौक पर 5 महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई थी और इसमें 6वीं तथागत बुद्ध की प्रतिमा बीच में। 5 महापुरुषों की प्रतिमाओं में महात्मा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं थी। तो 2002 से 2003 के बीच में जो 18 महीने की सरकार रही मायावती की, पेरियर साहब की प्रतिमा वहां से हटा करके
फेंकवा दी गई, हटा दी गई बिल्कुल। और वहीं से नहीं हटाई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्मारक है लखनऊ में, वहां पर भी एक प्रतिमा लगी हुई थी, वो भी हटवा दी। तो पेरियर साहब को एक तो सबसे पहले 2007 की सरकार बनते ही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय किया गया। उसके बाद पेरियर साहब को हटाया गया। और उसके बाद 2007 में ही जैसे सरकार बनी, उसके बाद जितने ओबीसी के कई ऐसे संगठन थे जो फुले साहब को, साहू महाराज को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियर साहब को लेकर के बहुत सारे सामाजिक संगठन काम करते थे। एक तीसरी आजादी न करके एक संगठनिक रूप से हमारे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के लोग जो बुद्धिजीवी लोग थे, जिसमें ओबीसी के और शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो तीसरी आजादी करके एक मूवमेंट चलाया करते थे। उस मूवमेंट में बहुजन महापुरुषों का जो इतिहास है वो उसको फिल्मांकन करके भी बताया करते थे और लिटरेचर के माध्यम से भी समझाया करते थे। तो मेरा ये कहना है कि मायावती का ये जो षड्यंत्र है वो एक दिन का नहीं है, 30 वर्ष का षड्यंत्र है। और 30 वर्षों में उन्होंने मान्यवर काशीराम साहब का जो पूरा मिशन मूवमेंट है, उसका जो पूरा प्लान है, उस सारे प्लान को ध्वस्त कर दिया है। आज बहुजन समाज पार्टी एक विधायक की पार्टी उत्तर प्रदेश में रह गई है, और वो भी अभी अशोक जी ने बताया कि वो विधायक तो अपने बल पर खुद चुनाव जीते हैं। तो ये अभी पंजाब का आप लोगों के सामने है, उत्तर प्रदेश का भी हम लोगों के आप लोगों के सामने है। तो बहुजन समाज पार्टी अब स्वयं में ऐसी पार्टी बन के रह गई है, एक डमी पार्टी बन के रह गई है। अब बहुजन समाज पार्टी को हम लोग भी मिलकर के खड़ा नहीं कर पाएंगे और वो करने भी नहीं देंगे, क्योंकि मायावती अकेली दिख रही है। मायावती के पीछे पूरे देश का जो बहुजन समाज को डैमेज करने के लिए मनवादियों का जो कॉकस है, वो इस बहुजन समाज पार्टी पर कंट्रोल करता है। आज बहुजन समाज पार्टी सिर्फ मायावती कंट्रोल में नहीं है, देश भर के जो मनवादी लोग हैं उनके कंट्रोल में है। इसलिए हम लोगों ने एक रास्ता दिया है, बहुजन द्रविड़ पार्टी हम लोग ही है जिन्होंने मायावती हटाओ बीएसपी बचाओ की लड़ाई लड़ी। लगभग हम लोग 2012 से और 2019 तक हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। ये 2019 में पार्टी पंजीकृत कराई है। तो ये सब हम लोगों ने यकायक भी नहीं किया, हम लोगों ने भी ये लड़ाई लंबी लड़ी है। और लंबी लड़ाई लड़के हम लोगों ने बहुजन द्रविड़ पार्टी मजबूर होकर के विकल्प दिया है। हम लोगों के अंदर आज भी बीएसपी पूरी तरीके से अंदर है, लेकिन बीएसपी का जो पूरा थॉट है, मान्यवर काशीराम साहब का पूरा विचार हमारे अंदर है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम बीएसपी को बचा नहीं सकते, इसलिए विकल्प देना हमारी आपकी पूरे देश भर की बहुजन द्रविड़ समाज की जरूरत है। तो इसलिए आज हम लोगों ने बहुजन द्रविड़ पार्टी एक राजनीतिक विकल्प दिया है। बगैर राजनीतिक पार्टी के राजनीतिक समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि पूरे देश भर के लोगों से, देश के बाहर के भी जो लोग हैं, कि मान्यवर काशीराम साहब का सपना अगर पूरा करना है, उसके लिए राजनीतिक विकल्प बहुजन द्रविड़ पार्टी हमने विकल्प के रूप में दे दी है। सभी लोग, सभी साथी इसका हिस्सा बनके और इसी मूवमेंट को, काशीराम जी का जो वास्तविक मूवमेंट है वही बहुजन द्रविड़ पार्टी का मूवमेंट है। बहुजन द्रविड़ पार्टी का अपना कोई मूवमेंट नहीं है, हमारा मूवमेंट मान्यवर काशीराम जी का अपना मूवमेंट है। तो उसको हम लोग अब आगे लेके चल रहे हैं। और कांसी रेडियो का मैं धन्यवाद करते हुए, सैलान साहब का धन्यवाद करते हुए और सभी साथियों को पुनः जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस विकल्प के साथ सभी लोग जुड़े और हम सब आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें बताया।